अब काम करके देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स पे इसे लगा के देखते हैं, तब भी समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है बस। तो करते हैं काम शुरू, फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, समेशन n अपॉन n क्यूब प्लस 1 n गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमें चेक करनी है कन्वर्जेंस अपने हिसाब से कोई भी टेस्ट लगा के। अब क्योंकि रेशो टेस्ट की अपनी ये वीडियो चल रही है तो अपने को मालूम नहीं कि रेशो टेस्ट लगाने। सो चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज। और ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, पहचान ही गए होगे, पहचान गए हो कि नहीं। देखो इसके टर्म्स कैसे हैं, ये देखो nth टर्म जो गिवन है, ए एन कह लो इसको। तो अपने पास ए एन क्या गिवन है, n अपॉन n क्यूब प्लस 1। n क्या है, n 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, हर केस में एक स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कैसे आने वाली है, 0। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज तो मिल गई जो हमें चाहिए थी, तो पहला काम तो अपना बन गया, रेशो टेस्ट लगाने के हम काबिल हो गए हैं क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, देयरफॉर वी कैन अप्लाई रेशो टेस्ट। ठीक है ना, समझ गए बात। तो अब लगाते हैं फिर रेशो टेस्ट में हम कौन सा लगाएंगे, लिमिट फॉर्म लगाएंगे। लिमिट फॉर्म के लिए हमें लिमिट निकालनी होती है, n प्लस 1 अपॉन एन लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, इसकी बात करनी होती है। तो सबसे पहले n प्लस 1 क्या बनेगा, यहाँ पे देखो n की जगह सब जगह n प्लस 1 पुट कर दो, दिस विल बी n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 1। ये हो गई n प्लस 1th टर्म। अब इसके नीचे डिविजन में क्या है, an ही दोबारा से लिख दो, ये आ जाएगा n अपॉन n क्यूब प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे लिमिट लगी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। चलो करो सॉल्व, कुछ सिंप्लीफाई होता है ऐसे नजर नहीं आ रहा तो मल्टीप्लिकेशन ही कर दो, ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी n क्यूब प्लस 1 इंटू n प्लस 1 और डिवाइड कर दीजिए इसको, जिससे डिवाइड हो ही रहा था, n प्लस 1 का होल क्यूब, आगे क्या है अपने पास प्लस 1 और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से। ठीक है, अब लिमिट निकालनी है। लिमिट निकालना तो बहुत आपको आता है, सीक्वेंसेस में हमने लिमिट के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करी है, मतलब आपने देखा होगा लेक्चर सीरीज में। तो फिर अब लिमिट निकालनी आपको आती है, निकालिए। कैसे निकालनी है लिमिट, हम पहले क्या करते हैं, अपने जो फ्रैक्शंस हैं इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद लिमिट तक हम जाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि अपना काम जो है थोड़ा अच्छा सा सुंदर सा हो जाए, उसके बाद करते हैं इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सिंप्लीफाई। अब देखो हम क्यूबिक वाले को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, क्या पता इसका कुछ सेंस बन जाए। आप क्या कर सकते हो, जो मैं कर रही हूँ उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक तो तरीका कि इसको सबको साथ साथ में करके देखो इनका कोई सेंस बन जाए, या फिर आप क्या कर सकते हो, या आप सारे ब्रैकेट्स खोल दो तो भी आपकी बात वो लिमिट आ जाएगी। पर हम इसका कुछ लॉजिक निकालने की कोशिश करें। अब देखो यहाँ पे क्यूबिक है सारा और यहाँ पे क्या है, लीनियर वाला है राइट वाले ब्रैकेट में। तो आपको मालूम है अभी ऊपर नीचे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ऐसे केस में क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे जो मैक्सिमम एन की पावर होती है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो इधर इस वाले फर्स्ट ब्रैकेट में एन क्यूब से डिवाइड करते हैं, सेकंड में एन से कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय एन क्यूब, यह आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय एन का होल क्यूब प्लस 1 बाय एन क्यूब। ठीक है ना, हमने ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एन क्यूब से डिवाइड किया और सेकंड ब्रैकेट में ऊपर नीचे एन से डिवाइड करते हैं, 1 प्लस 1 बाय एन, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है ना, अब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी भेजो, आप देखोगे अब अपना काम सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे, अपना जो ये वाला है प्यारा सा ये वाला पार्ट, ये 0 को चला जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 को चला जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 को चला जाएगा, एंड ये भी 0 को, विल बी लेफ्ट विद 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 0 और यहाँ पे होगा 1 प्लस 0 बाय 1। ठीक है ना, क्या आ गई अपने पास लिमिट 1। तो अपने पास लिमिट जो अपने को चाहिए थी an प्लस 1 अपॉन an n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या आ गई, 1 आ गई। हमें अब वापस टेस्ट पे चलते हैं। टेस्ट क्या कहते हैं कि अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आए तो सीरीज कन्वर्जेंट, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 आए तो सीरीज डाइवर्जेंट, अगर बराबर ही आ जाए 1 के तो रेशो टेस्ट फेल। मैम आपने तो रेशो टेस्ट लगाने को कहा था, मैंने कहा था रेशो टेस्ट लगाने को, देखो पर रेशो टेस्ट हमेशा सही बात दे जरूरी तो नहीं है। तो इस एग्जाम्पल में देखा रेशो टेस्ट ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी, पर अब कन्वर्जेंस की बात तो करनी है हमें, तो कुछ और लगा सकते हो आप इस पे, बिल्कुल लगाया जा सकता है। दोबारा से गौर फरमाओ इस सीरीज पर, इसमें nth टर्म कैसा है उस पर गौर फरमाओ, n अपॉन n क्यूब प्लस 1। क्या ये टर्म हमेशा, अगर मैं डिनोमिनेटर नीचे इसके क्या कर दूं 1 हटा दूं, डिनोमिनेटर मैंने क्या कर दिया छोटा, तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया, मतलब की फ्रैक्शन बड़ी हो गई पूरी, ये हो गई वैल्यू इसकी। ठीक है, इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1 बाय n स्क्वायर के। तो अभी आपने देखा कि अगर इसको मैं bn सीक्वेंस मान लूं और एक और मतलब हमने सीरीज लेट कर ली समेशन bn, तो मैं कंपैरिजन टेस्ट लगा सकती हूँ दैट n अपॉन n क्यूब प्लस 1 इज ऑलवेज लेस देन 1 अपॉन n स्क्वायर। और जैसे ही मुझे पता लगा मेरे को कंपैरिजन टेस्ट स्ट्राइक कर गया दिमाग में,
अब बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमेशा ये वाली इनइक्वालिटी फॉलो करेगा और हमें मालूम है समेशन bn यानी कि समेशन 1/n² कन्वर्जेस बाय p टेस्ट। मालूम है सबको क्यों? p टेस्ट क्या कहता है? p टेस्ट कहता है कि समेशन 1/n⁻p कन्वर्जेस व्हेनेवर p इज ग्रेटर देन 1। तब तभी क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो ये कन्वर्ज करता है। अब क्योंकि bn कन्वर्जेंट है, दिस इंप्लाइज बाय बेसिक फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट एज आर सीरीज bn इज कन्वर्जेंट और bn जो है उसके सारे टर्म्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन an है, देयरफॉर an इज कन्वर्जेंट। तो इस क्वेश्चन में हमने दो बातें सीखी। पहले तो रेशो टेस्ट लगाना सीखा, फिर देखा कि रेशो टेस्ट से अगर लिमिट 1 आ जाए तो हमें कोई और टेस्ट पे जाना पड़ता है, और ये देखा कि कैसे कौन सा टेस्ट पे जाना है, ये सोचना कैसे है। हमने कुछ नहीं किया, हमने कंपेयर करने की कोशिश करी इसको किसी सीरीज से, क्योंकि कंपेयर हो गया तो हमने कंपैरिजन टेस्ट लगा दिया, नहीं होता तो कुछ और सोचते। बात आ गई समझ में? अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, इस बात को और पक्का करते हैं। अभी हमने एक ऐसा एग्जाम्पल देखा जिसने हमें बताया कि रेशो टेस्ट लगाते कैसे हैं, पर रेशो टेस्ट उसमें ज्यादा हेल्पफुल नहीं हुआ। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिससे रेशो टेस्ट में ज्यादा हेल्प हमें मिले। तो एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं कि रेशो टेस्ट क्या किसी एग्जाम्पल में सफिशिएंटली हमें हेल्प कर सकता है। तो अब आपको गिवन सीरीज क्या है, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको nth टर्म भी खुद सोचना है। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर आप nth टर्म निकालने में गलती करोगे या फिर आपको क्वेश्चन को देख के थोड़ी सी घबराहट होगी, क्योंकि काम आपके लिए उन्होंने थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है। पर घबराने का नहीं है, वही बात है, हम हैं तो क्या गम है, और आप सब वैसे ही इतने स्मार्ट हो। आप सोचो, इसमें लगाओ जरा दिमाग। अब सबसे पहले nth टर्म निकालना है। दिख रहा है सीरीज है क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। मान लेते हैं कोई an इसकी nth टर्म आ जाएगी, n1 से इन्फिनिटी जाता दिख रहा होगा हमको। अब nth टर्म निकालते हैं, है ना। अब हमें nth टर्म निकालनी है। ध्यान से देखो इसमें नीचे हो क्या रहा है, नीचे 3 की पावर्स इंक्रीज कर रही है। पहले केस में 3 की पावर 1 है, फिर 3 की पावर 2 हो गई, फिर 3 की पावर 3 हो गई, एंड सो ऑन। अब देखो न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में जो 3 की पावर है उससे एक ज्यादा टर्म चल रहा है। यहाँ पे 1 थी तो 2, यहाँ पे 2 थी पावर तो 3 फैक्टोरियल, यानी कि इसमें जो नीचे पावर है उससे एक ज्यादा करके फैक्टोरियल कर दो। नीचे पावर है 2, उससे एक ज्यादा करके फैक्टोरियल कर दो। यही चल रहा है, तो मेरे ख्याल आप समझ ही गए होंगे। तो अगर मैं 3 की पावर क्या लगा दूं, नीचे n लगा दूं, तो ऊपर क्या चल रहा है, n+1 का फैक्टोरियल। तो इस तरीके से nth टर्म निकालनी है, सोच कर कि पैटर्न क्या बन रहा है, कोई पैटर्न ऑब्जर्व करना है हमें। हमने पैटर्न ऑब्जर्व करा, हमें समझ में आ गया nth टर्म कैसे निकालनी है, हमने निकाली। तो पहला इंपॉर्टेंट काम ये था। अब इस पे कौन सा टेस्ट लगाना है ये सोचना है। आप देखो, आप कंपैरिजन टेस्ट लगा के देखो या फिर जितने भी टेस्ट आपने अभी तक पढ़े। अब आपने देखा कि कोई समझ नहीं आ रहा आपको, ये रेशो तो टेस्ट हमेशा लगाया जा सकता है जब फैक्टोरियल हो और रेस टू द पावर n हो, ये हिंट है। जब भी फैक्टोरियल जैसी टर्म हो या फिर रेस टू द पावर n हो, जैसे 3 रेस पर n है, ऐसे केस में रेशो टेस्ट ज्यादातर लग जाता है और कुछ कंक्लूजन आ जाता है। तो रेशो टेस्ट पे चलते हैं। मान लेते हैं अपने पास an है ना, तो an अपने पास है n+1 का फैक्टोरियल अपॉन 3 रेस पर n। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग n+1 क्या आ जाएगा, n की जगह सब जगह n+1 पुट कर दो, दैट विल बी n+2 फैक्टोरियल अपॉन 3 रेस्ट पर n+1। ठीक है यहाँ तक। अब रेशो निकालते हैं जो अपने को चाहिए। तो अब रेशो टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश करें। देयरफॉर वी नीड सम लिमिट, l नाम रख लेते हैं इसका आसानी के लिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1 अपॉन an, ये लिमिट अपने को चाहिए, निकालते हैं। फिर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 रेस्ट पर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल फर्दर डिवाइडेड बाय 3 रेस्ट पर n। क्या आ गया अपने पास, n+2 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल। क्यों लिखा हमने ऐसा, आप समझ ही गए होगे, क्योंकि हमें नीचे से कुछ ना कुछ टर्म्स कैंसिल करने की कोशिश करनी है। 3 रेस्ट पर n+1 को हम 3 रेस्ट पर n इंटू 3 रेस्ट पर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हमें मालूम है। तो ये अपने पास क्या आ गया, यहाँ से 3 रेस्ट पर n कैंसिल हो गया, यहाँ से n+1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। वी आर लेफ्ट विद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+2/3। क्या सब इसी कंक्लूजन पर आ गए? इससे क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/3 + 2/3। n को हम जैसे इन्फिनिटी पे भेजेंगे उसमें जो मर्जी ऐड करो, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया। चलो यानी कि अपने पास इसकी लिमिट इन्फिनिटी आ गई है। वापस रेशो टेस्ट को याद करें। रेशो टेस्ट क्या कहता है कि अगर लिमिट आ जाए लेस देन 1 स्ट्रिक्टली तो कन्वर्जेंट, अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 आ जाए तो डाइवर्जेंट। अपने पास कैसी आई है, ये हमेशा 1 से बड़ा रहेगा ना, इन्फिनिटी तो बड़ी वैल्यू हो गई जिस तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो हमेशा 1 से बड़ी होने वाली है। देयरफॉर आवर गिवन सीरीज समेशन an इज डाइवर्जेंट।
और रेशो टेस्ट सफिशिएंटली इस बात को प्रूव कर पाया, किसी और टेस्ट की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। तो रेशो टेस्ट ने हमें साफ साफ बता दिया कि हाँ अपनी गिवन सीरीज डाइवर्जेंट है। क्या आपको रेशो टेस्ट की एप्लीकेशन थोड़ी और ज्यादा समझ में आई, थोड़ी और बेटर हो गई, दिमाग में हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। फिर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एक और एग्जाम्पल करते हैं अच्छा सा, और फिर इस कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा ऊपर फैक्टोरियल है, नीचे समथिंग रेज़ टू द पावर n है, और आपने देखा ये कैसी है, डाइवर्जेंट है। ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अब इस क्वेश्चन के बेसिस पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। पेपर में क्वेश्चन आया समेशन n फैक्टोरियल अपॉन 3 रेज़ पर n, बताओ ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब आपने अभी ऊपर एक क्वेश्चन किया है, ठीक है, उसमें क्या था, n+1 फैक्टोरियल अपॉन 3n। यहाँ पे सिर्फ n फैक्टोरियल, थोड़ा सा चेंज आया। आपने देखा है क्या चेंज आपके सामने आया। आपको क्या लगता है इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में ज्यादा फर्क पड़ेगा? बिल्कुल ऊपर वाले जैसे बिहेव करिए, इसमें थोड़े से टर्म्स हमने शिफ्ट करें तो ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है क्या हम ओरली बता सकते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 4 आपको दिखाती हूँ। अब थोड़ा सा टर्म्स में मैं और चेंज करूंगी। मैं क्या कह रही हूँ, अब n फैक्टोरियल तो ऊपर एज इट इज रहने दो, नीचे क्या कर दो, n रेज़ टू पावर n कर दो। 3 की जगह हर बारी हम n को चेंज करें, थोड़ा और चेंज कर दिया। ऑल्सो चेक इट्स कन्वर्जेंस। अब क्या आप, क्योंकि हमने एक सेकेंड एग्जाम्पल में देखा कि डाइवर्जेंट आ रही है, तो क्या सफिशिएंटली सिर्फ उस बात से हम इन दोनों की कन्वर्जेंस के बारे में बता सकते हैं, या फिर हमें चेक करना पड़ेगा? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, सोचो इस पे। तो आपका आंसर है कि आप सफिशिएंटली नहीं बता सकते, आपको दोबारा सोचना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही आप सोचेंगे आप देखेंगे कि अपनी ये वाली जो है वो डाइवर्जेंट आ जाएगी, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे ऊपर वाली आई थी, और नीचे वाली जो है वो कन्वर्जेंट आ जाएगी, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने चेक करा। अब डाइवर्जेंट निकालेंगे हम तो कैसे पता चलेगा हमें डाइवर्जेंट है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 आ जाएगी लिमिट, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर पर वाला फॉलो होगा। ये अब आप कर लेना, ज्यादा फर्क नहीं है टर्म्स में, आई होप आप समझ ही गए होगे। एग्जाम्पल 4 हम जल्दी से चेक कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो अपने पास गिवन एग्जाम्पल 4 में जो an है वो इसको मान लेते हैं क्या, ये n फैक्टोरियल अपॉन n रेज़ पर n। अब नीचे n को वेरिएबल बना के ये कन्वर्जेंट बन गई। देखो जब हमने 3 फिक्स किया था तब डाइवर्जेंट थी, तो ऐसा क्या फर्क पड़ गया देखते हैं। क्या फर्क पड़ा जी? समझ रहे हो ना कैसी है सीरीज, इसमें कैसे टर्म्स आ गए, इसमें ऐसे टर्म्स आ गए 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 रेज़ पर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज़ पर 2। पहले हमेशा नीचे 3 फिक्स चल रहा था, अब इन्होंने क्या कर दिया, वेरिएबल कर दिया, इसको भी हमने नई सीरीज कंसिडर कर लिया। अब ऐसे टर्म्स है और ये बन जाती है कन्वर्जन। देखते हैं कैसे। n+1 निकालो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 रेज़ टू पावर n+1। अब लिमिट निकालते हैं अपने को क्या लिमिट निकालनी है, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी an+1 अपॉन an। क्या आ जाएगा ये, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 रेज़ टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय an, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n रेज़ पावर n। ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी n+1 फैक्टोरियल। अब हमें फिर से कुछ कैंसिल करने की कोशिश करनी है। n+1 फैक्टोरियल यहाँ पे n फैक्टोरियल है, कुछ कैंसिल करने का स्कोप दिख रहा है, दिखिए गया आपको। इसको लिख सकते हैं n+1 इंटू n फैक्टोरियल। यहाँ पे n+1 को हम लिख सकते हैं n+1 रेज़ टू द पावर n इंटू n+1, और नीचे हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिख सकते हैं n रेज़ पावर n। आप देखो हमने ऊपर से एक n+1 निकाल लिया, नीचे से भी एक n+1 निकाल लिया, ये दोनों गायब हो गए, कर दो गायब। अब n फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। आप देखो आपके पास थोड़ा सा आसान सा काम बच गया। अब क्या बच गया, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी n रेज़ पावर n अपॉन n+1 रेज़ टू द पावर n। अब जल्दी से इसकी लिमिट निकाल लो, जानते हो सब इसकी लिमिट, सब इस स्पेशल लिमिट है सीक्वेंसेस में, हमने आई होप इस पर ज्यादा ध्यान दिया होगा। एक प्यारी सी लिमिट पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस n बाय n रेज़ टू द पावर n। आ रहा है कुछ याद? इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो मेरे को लगता है आपको आंसर स्ट्राइक कर जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय n रेज़ टू द पावर n। अब आपको मालूम है जब इस तरीके से क्वेश्चन में लिमिट जो है वो नीचे चली जाती है तो आ जाएगा 1 अपॉन लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n रेज़ पावर n, और आपको मालूम है नीचे वाली की लिमिट क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल। याद है सभी कोई बात, 1 बाय एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू समथिंग ऐसी कुछ होती है 2.718 समथिंग ऐसा अप्रोक्सीमेटली। तो फिर अगर इसकी है तो 1 बाय 2.718 कैसा होगा, कोई नंबर जो 1 से छोटा होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो अपने पास ये जो रेशो है ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आ गई। देयरफॉर बाय रेशो टेस्ट वी कैन कंक्लूड कि गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट।
समझ गए? आज हमने 2-3 एग्जाम्पल्स जो कंपेयर करें बहुत इंपॉर्टेंट है सोचने के लिए, क्योंकि एग्जाम में हम कभी कभी देखते हैं ना, जल्दबाजी में हम सोचते हैं कि सिमिलर दिखने वाली सीरीज है, कन्वर्जेंट और डाइवर्ज इकट्ठे करेंगे। अभी अभी हमने देखा कि ये देखो, ये थर्ड जो है ये डाइवर्जेंट है, ऑफ कोर्स इसके जैसे दिखने वाली एक और डाइवर्जेंट है, पर इनसे बिल्कुल थोड़ी सी अलग। 3 की जगह हमने n वेरिएबल कर दिया, कन्वर्जेंट है। और आप जल्दबाजी में सोच सकते हो कि यार ये साइड डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्ट ही कर जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम रेशियो टेस्ट भी सीख रहे हैं, साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना सीख रहे हैं, जो कि एग्जाम में जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब मैं वीडियो को खत्म करना चाहूंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से, क्योंकि आपने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं, स्मार्ट स्टूडेंट्स हो आप, तो आई गेस आप ये वाला भी समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 एंड द लास्ट एग्जाम्पल फॉर टुडे। अब ये एग्जाम्पल जो है ये और भी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि आपको बताया मैंने, जब आपके लिए काम को थोड़ा मुश्किल करने की कोशिश करते हैं तो इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो। 3 into 5 into 7, वैसे तो ये सीरीज है पर इसमें टर्म्स देखो मल्टीप्लिकेशन में भी है। अब आपको इसका nth टर्म निकालना है, ये आपका काम है। अब इसका nth टर्म कैसे निकालेंगे आप, बस उसी में मेन जो है आपके दिमाग का अंजाम है, बाकी सब तो मतलब आप कर ही लोगे। रेशियो टेस्ट लगाना सीख गए हो आप, तो सारी मेहनत जो है अब वो इस बात पे कि nth टर्म कैसे निकाला जाए। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? ऊपर देखो कहां तक हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, पहले 1 का प्रोडक्ट, फिर 1 into 2, फिर थर्ड टर्म है 1 into 2 into 3, फोर्थ टर्म है 1 into 2 into 4। यानी कि ऊपर हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 से लेकर वहां तक प्रोडक्ट करो जहां तक आपका n जा रहा है। तो अगर n 1 है तो 1 से लेके 1 तक की प्रोडक्ट करो, अगर n 2 है तो 2 तक करो प्रोडक्ट, एंड सो ऑन। ये बन गई ऊपर वाली टर्म। नीचे वाली क्या बन गई? नीचे देखो क्या है, और टर्म्स है। और टर्म का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? 2n + 1। आप देखो फर्स्ट टर्म में नीचे क्या है, 2 into 1 + 1 3, अगले में 2 into 1 + 1, उसके बाद उसको प्रोडक्ट करा हुआ है नेक्स्ट ऑड नंबर से। तो हम कह सकते हैं कि हम क्या करें, यहाँ पर 3 से स्टार्ट करो और कहां तक प्रोडक्ट करते जाओ जहां तक अपना n + 1, 2 into n + 1 की वैल्यू जा रही है। ठीक है, इस तरीके से इसका nth टर्म निकल गया। बस इतना सा काम था जो मुश्किल था। अगर nth टर्म निकल गया, अब आपको मालूम है आगे क्या करना है। तो n की वैल्यू हो गई 1 into 2 into so on up till n, and 3 into 5 into so on up till twice n + 1। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग n + 1 की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 into 2 into so on n into n + 1। ठीक है ना? और नीचे क्या आ जाएगा? 3 into 5 so on up till 2n + 1। अब n की जगह n + 1 जब डालेंगे दोबारा तो क्या आ जाएगा? twice into n + 1 + 1। ये क्या हो जाएगा? twice n + 3। तो अपना n + 1 बन जाएगा 1 into 2 into so on n + 1 divided by 3 5 so on twice n + 1 twice n + 3। बस अब निकाल लो जल्दी से लिमिट। अपनी लिमिट L क्या आ जाएगी? लिमिट n approaches infinity n + 1 upon n, दैट इज लिमिट n approaches infinity। लगा दो, अब तो बस कुछ नहीं, अब आप सॉल्व कर ही लोगे आगे। आई वॉन्ट कि अब आप वीडियो पॉज करके जब क्वेश्चन एक दो कर लो ना, जब समझ में आने लग जाए, तब वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन ट्राई किया करो और फिर दोबारा प्ले करके चेक करा करो कि आपने सही अप्रोच लगाई है या नहीं। और ना हो पाए तो दोबारा से सोल्यूशन देके फिर दोबारा सोचो। ठीक है, पर एक बार पॉज करके दोबारा खुद से ट्राई किया करो, इट्स गुड। इस तरीके से आपके दिमाग के जो सेल्स हैं वो डेवलप होंगे, क्योंकि अगर डायरेक्टली करा कराया काम मिल जाए तो हम सोचेंगे नहीं, और जब तक हम सोचते नहीं है और दिमाग पे जोर नहीं पड़ता हम नहीं सीखते। तो थोड़ा सा दिमाग को कष्ट देने की कोशिश करें। चलो फिर, अब आपको दिख ही रहा होगा ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गए अप टिल n, तो अप टिल n सब कैंसिल। यहाँ पे अप टिल 2n + 1 सारा कैंसिल हो गया, तो ये 2n + 1 तक सारा कैंसिल। अपने पास क्या बच गया? लिमिट n approaches infinity, ऊपर बच गया n + 1, नीचे बच गया twice n + 3। आप लिमिट निकाल लो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ऐसे केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n की मैक्सिमम पावर से डिवाइड करें, विच इज 1, तो ये हो जाएगा 1/n। यहाँ पे आ जाएगा twice + 3/n। अब n approaches to infinity जैसे हम भेजेंगे तो ये वाला जो समान है 0 पे चला जाएगा, ये वाला जो समान है ये भी 0 पे चला जाएगा, एंड द लिमिट विल बिकम 1/2 which is strictly less than 1। Hence we can conclude that by limit form of ratio test given series is कन्वर्जेंट। आगे बात समझ? इंटरेस्टिंग सी सीरीज थी, इसमें क्या मुश्किल था? मुश्किल तो कुछ नहीं था, बस इतना था कि हमें इसका nth टर्म खुद से निकालना था, फिर सोचना था और फिर इस पे रेशियो टेस्ट लगाना था।
आज हमने 5 एग्जाम्पल्स करें। अच्छी बात क्या इन 5 एग्जाम्पल्स में कि इन एग्जाम्पल्स में हमने सारे केसेस कवर करें। कब कन्वर्ट्स करती है, फिर कन्वर्ट्स करने के लिए nth टर्म खुद निकालना सीखा, कब डाइवर्ट्स करती है और कब टेस्ट फेल करता है वो भी हमने देख लिया था पहले एग्जाम्पल में ही। तो तीनों केसेस में हमने सोचा कि कैसे रेशियो टेस्ट को डील किया जाता है, हाउ इज रेशियो टेस्ट टू बी डेल्ट विद जब हमें कोई सीरीज दी जाए। और इन सीरीज के एग्जाम्पल से आपको हिंट मिल गया होगा कि किस टाइप की सीरीज पे रेशियो टेस्ट सही लगता है। ये देखो जहां पे यहाँ पे n3+1 टाइप का है, नहीं बनी बात। जब अपने पास अगला एग्जाम्पल हमने लिया जिसमें इस टाइप के टर्म्स थे, देखो जिसमें पावर आ रही है या प्रोडक्ट हो रहा है या फैक्टोरियल आ रहा है, उस केस में आपने देखा कि बहुत अच्छे से रेशियो टेस्ट काम करता है। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिली कि रेशियो टेस्ट किस टाइप की सीरीज पे एप्लीकेबल होता है और कैसे हमें एग्जाम में जब बहुत कम टाइम अपने पास हो तो सोचना है कि किस पे कौन सा टेस्ट लगाएं, ऐसे सोचना है। देखो फैक्टोरियल है, रेशियो पर n है तो रेशियो टेस्ट लगेगा। अगली वीडियो में हम सीखेंगे रूट टेस्ट, कॉशीज रूट टेस्ट। उसमें आप देखोगे कि रेस टू द पावर n अगर अलग अलग से कहीं भी दिखाई दे तो पक्का उसमें रूट टेस्ट लगाया नहीं जाने पर बहुत चांसेस हैं कि अच्छा आंसर हमें मिल जाए। तो इस तरीके से आपको सोचना सीखना डायरेक्टली। फिर जब हम एंड में चलेंगे, सारी वीडियोस आप देख चुके होगे, फिर आपको जब सीरीज का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप सोच पाओगे कि कौन सा टेस्ट इस पे लगाया जाना है।